हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। हमारे इस चैनल पे 96 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो पहले आप उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम आपको यहाँ पर कंसेप्ट सिखाते हैं ताकि आप जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स का मार्क टच करवा दीजिए। जितने भी लेक्चर्स हमने करवाए हैं या करवाने वाले हैं सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आपको मिल जाएगी। अब आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों को बताता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे चैप्टर का, फिर हम जानेंगे ये जो मिनरल्स है ये कैसे कैसे हमको मिलते हैं। तो अकरेंस ऑफ मिनरल्स 5 तरीके मैंने आपको बताए थे। फिर टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। एक है आपके मेटालिक, एक है आपके नॉन मेटालिक और एक है आपके एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक नॉन मेटालिक पढ़ लिया, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ लिया। आज की क्लास में हम एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ये एनर्जी रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, एक है कन्वेंशनल और एक है आपका नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। अब अगर आपको मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और कौन से मिनरल्स पढ़े थे हमने? मेटालिक पढ़े थे और नॉन मेटालिक पढ़े थे। मेटालिक भी हमने दो तरीके के पढ़े थे, एक पढ़े थे हमने फेरस, एक हमने पढ़े थे नॉन फेरस। आई होप आपको इतना सब कुछ याद होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की भी बात की थी पिछले लेक्चर में, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर 2 था। इससे पहले हमने लेक्चर 1 कर दिया जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन जाना और मोड्स ऑफ अकरेंस जाने। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो एनर्जी मिनरल्स की बात करेंगे। एनर्जी मिनरल्स, अब ये एनर्जी मिनरल्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक है आपके कन्वेंशनल और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल। तो आज की क्लास में हम कन्वेंशनल पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं ये मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के हैं। आज अपन सिर्फ एनर्जी मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो दो तरीके के हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कन्वेंशनल जो है वो ट्रेडिशनल है और नॉन कन्वेंशनल अभी मॉडर्न फॉर्म के हैं। कन्वेंशनल जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है, ये ज्यादातर अनलिमिटेड है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके एग्जांपल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, सोलर, विंड, बायोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये इसके एग्जांपल है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कुल मिला के आप ये देख लो कि जो पुराने तरीके से हम जो एनर्जी बनाते हैं वो सारे हो गए कन्वेंशनल, और जो नए मेथड्स आए एनर्जी बनाने के वो है नॉन कन्वेंशनल। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम पुराने तरीके से क्या करते थे? कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। लेकिन आज के समय में हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना रहे हैं? पानी से बना रहे हैं, सोलर से बना रहे हैं। तो पानी और सोलर तो हो गया नॉन कन्वेंशनल, और जो कोयला जला के कर रहे हैं वो हो गया कन्वेंशनल। तो आज की क्लास में हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगी। तो पीडीएफ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे पहला है कन्वेंशनल रिसोर्स। अब कन्वेंशनल रिसोर्स में अगर सबसे पहले बात करें तो कोयले की बात करते हैं। अब कोयला क्या है? कोयला इज अ फॉर्म ऑफ कोल इज अ फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर थ्रू कंप्रेशन एंड हीटिंग। एक जंगल था, वो जंगल मिट्टी के नीचे दब गया और उसके ऊपर और मिट्टी आती गई। तो जब मिट्टी आई तो उस जंगल के ऊपर प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, तो उस जंगल ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया और वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उसने अपना फॉर्म चेंज करके कोयला बना लिया। अच्छा, अब ये जितना भी कोयला है ये 4 तरीके का है, टाइप्स ऑफ कोल। सबसे बेसिक जो इनिशियल जो कोयला बनता है उस कोयले को अपन बोलते हैं पीट, मतलब कोयला बनने की शुरुआत हो रही है।
तो ये इनिशियल स्टेज है, इसमें कार्बन कंटेंट लो होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जलता बहुत कम है और धुआं बहुत ज्यादा देता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। दूसरा जो स्टेज है, पीट से ये कन्वर्ट होकर बन जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट इससे थोड़ा सा ओल्डर फॉर्म है, ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। लिग्नाइट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ब्राउन कोल के नाम से। विद लो ग्रेड एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, प्राइमरली फाउंड इन नेवेली तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की नेवेली जगह है, वहां से आपको लिग्नाइट कोयला मिलता है। उसके बाद जो है वो बिटुमिनस स्टेज आती है, वाइडली यूज फॉर पावर जनरेशन। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इन इंडस्ट्रीज फाउंड इन झरिया, रानीगंज एंड बोकारो। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयल है उसको हम एंथ्रासाइट बोलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कोल, हाई कार्बन कंटेंट, लेस मॉइस्चर और हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है। तो आपको टाइप्स ऑफ कोल्स पूछ सकते हैं। अब अगर इंडिया में कोल फील्ड बात करेंगे, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, तो इंडिया में दो तरीके का कोयला है एज के हिसाब से। जो पुराना कोयला उसको हम गोंडवाना बोलते हैं और जो नया है उसको हम टर्शी बोलते हैं। जो लिग्नाइट है वो आपको पता है नया वाला है। तो गोंडवाना कोलफील्ड 200 मिलियन साल पुराना है, दामोदर वैली में पाया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और झारखंड। जगह देखोगे तो जरिया हो गया, रानीगंज हो गया और बुखारो हो गया। फिर टर्शरी कोलफील्ड जो है वो 55 मिलियन ईयर ओल्ड पुराने हैं, लोकेटेड इन नॉर्थ स्टेट, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये जो है कोल फील्ड्स हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये इंडिया में जो है इन जगह पे आपको कोयला मिलता है। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका जो है ये वाला आपका गोल्ड वाला फील्ड हो गया, ये आपका जो है वो टर्शरी वाला हो गया। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जब एनिमल्स के रिमेन्स दब जाते हैं मिट्टी के नीचे तो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब पेड़ पौधे दबते हैं तो कोयला बनता है, और जानवर जब दबते हैं तो उसका फॉसिल फ्यूल बनता है। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल इज अ सिग्निफिकेंट एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, सेकेंड ओनली आफ्टर कोल। कोल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स जो है वो पेट्रोलियम है। इट सर्व्स वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, lubricant for machines and raw material for industries। कोई पेट्रोलियम के बहुत सारे जो है वो क्या बोलते हैं यूजेस हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो एक नोडल इंडस्ट्री, क्योंकि जो पेट्रोलियम के जो आपको बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हीं बाई प्रोडक्ट को यूज करके बाकी इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो उसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड होता है आपका पेट्रोलियम से। ठीक है, अब जियोलॉजिकल फीचर है पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है वो मिलता कहाँ पर आपको? तो पेट्रोलियम आपको धरती के नीचे मिलता है, और धरती के नीचे जैसे मान लो कि ये धरती है और ये धरती बाद में फोल्ड हो गई, प्रेशर लगा और ये फोल्ड हो गई, तो आपको जो कोल है ये इस ऊपर वाले हिस्से में मिलेगा, क्योंकि लाइट होता है तो ऊपर उड़ जाता है। मोस्ट पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंड इन एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन टर्शरी एज रॉक फॉर्मेशन। एंटीक्लाइंस क्या होता है? ये जो पीक है ना, अगर मान लो ये पहाड़ है तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको सिक्लाइन बोलते हैं। धरती के नीचे की बात कर रहे, ऊपर की बात नहीं कर रहे। इसका फॉर्मेशन कुछ और देखो। इट इज कॉमनली फाउंड इन एरियाज विद फोल्डिंग ट्रैप्ड इन क्रस्ट ऑफ एंटीसिक्लाइंस और डोम विद पोरस लाइमस्टोन सैंडस्टोन लेयर्स। ये देखो ये कहाँ से मिलता है? फॉर एग्जाम्पल एक ये धरती ऐसी थी, इस धरती के नीचे जो है वो कुछ जानवर दब गए और इस धरती का फोल्डिंग हो गया, तो ये जानवर भी ऐसे ऊपर उड़ के फोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये जब फॉर्म चेंज करेंगे तो ये लिक्विड हो जाएंगे। अब ये जो ये कह रहा है ये फोल्डिंग, ये जो धरती हुई ये फोल्ड हुई, और क्रस्ट, क्रस्ट क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इसको आप एंटीक्लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसको आप डोम भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसके आजू बाजू जितना भी पत्थर है, इसके आजू बाजू जितना भी पत्थर है ये नॉन पोरस है, मतलब ये जो पेट्रोलियम है इसके अंदर जाके कहीं दूर जगह नहीं जा सकता, तो इसके बीच में ये ट्रैप्ड हो जाता है। नॉन पोरस लेयर अबव एंड बिलो, इसके ऊपर भी नॉन पोरस है, नीचे भी नॉन पोरस है। ऑयल बेयरिंग लेंस प्रिवेंट ऑयल टू माइग्रेट होने से बचाता है। अब जितना भी अपने को पेट्रोलियम मिलता है ना, पेट्रोलियम के पास में आपको जो है वो गैस भी मिलता है, तो आपको जो है ऊपर गैस मिलेगी, नीचे पेट्रोल मिलेगा, ज्यादातर दोनों एक साथ ही मिलते हैं। Petroleum is also found in fault traps where porous rocks are adjacent to non-porous rocks। porous मतलब जहां से लिक्विड सोक करता है, नॉन पोरस जो लिक्विड सोक नहीं करता है। Which gas typically found above the oil due to lighter nature। गैस जो है वो आपको पेट्रोलियम के ऊपर मिलेगी, पेट्रोलियम नीचे मिलेगा। कुल मिला के पेट्रोलियम कैसे बनता है?
जब जानवर और सब मर जाते हैं और उसके ऊपर जब मिट्टी जमा होती रहती है तो उस जो लेयर है उसके ऊपर हीट और प्रेशर बढ़ता है, तो अपना वो जो है वो फॉर्म चेंज करती है और वो धीरे धीरे पेट्रोलियम बन जाता है। अच्छा, जब ये पेट्रोलियम बन गया और मान लो कभी फोल्डिंग हो गई तो ये जो पेट्रोलियम है ये ऊपर उड़ जाएगा, तो ऊपर वाले हिस्से में आपको मिलता है, तो अपन ड्रिलिंग करके ऐसे उसको निकाल लेते हैं। जितनी जगह आपको पेट्रोलियम मिलता है आप मान के चलो वहां पर आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी। ये हालांकि ये प्रोसेस आपसे पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया पेट्रोलियम हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है अपने को बॉम्बे हाई, अरेबियन सी के अंदर एक ऑफ शोर लोकेशन है, अ क्रूशियल ऑफ शोर ऑयल फील्ड लोकेटेड ऑफ द वेस्ट कोस्ट। फिर गुजरात में अंकलेश्वर फील्ड है, इट इज अ सिग्निफिकेंट ऑनशोर फील्ड। और आसाम के अंदर जो है ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ऑयल फील्ड है, दिग्बोई है, नाहर कात्या है और मोहन हुगरी रजन है। ठीक है, तो आपको जो है वो पेट्रोलियम आपको बॉम्बे हाई, गुजरात और आसाम में देखने को मिलता है। ये जैसे ये आपका बॉम्बे हाई का एरिया है, ये आपका जो है वो आसाम वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गुजरात वाला एरिया आ जाएगा। फिर बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ज्यादातर पेट्रोलियम के साथ मिलती है। ऑफन फाउंड अलोंगसाइड पेट्रोलियम डिपॉजिट, इट इज अ वर्सेटाइल फ्यूल यूज्ड इन डोमेस्टिकली एंड इंडस्ट्रियली। नेचुरल गैस को हम घरों में भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, और पेट्रोलियम के साथ आपको मिलता है। इसके यूजेस क्या है? पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल हीटिंग, इंडस्ट्रीज के अंदर हीटिंग प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल के तरह यूज करते हैं केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, गाड़ी के अंदर हम इसको यूज करते हैं, सीएनजी जैसे हम यूज करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल्स जिसको हम पीएनजी बोलते हैं, पाइप नेचुरल गैस, आजकल आप देखते हो घरों के अंदर वो पाइपलाइन के थ्रू गैस आ रही है, वो भी यही है। फिर है सीडीजी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के जो है गैस के जो नेचुरल गैस है उसके घरों में भी यूज है और इंडस्ट्री में भी यूज है। बहुत वर्सेटाइल ये जो है एनर्जी जो है मिनरल है। मेजर रिजर्व एंड प्रोडक्शन एरिया, नेचुरल गैस आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? जहां पर आपको पेट्रोलियम मिलता है वहां पर आपको ही मिल जाएगी। वेस्टर्न कोस्ट हो गया आपका बॉम्बे हाई और कैम्बे बेसिन, ईस्टर्न कोस्ट हो गया आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, न्यू रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस। ये जो है ये हमको नए कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है यहाँ पर हमको नई नेचुरल गैस मिली है। फिर अगर आप देखोगे ये नेचुरल गैस जहाँ पर मिल रही है वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो है नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू करते हैं। तो वैसी एक पाइपलाइन है हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ये 1700 किलोमीटर लंबी है। इसको गेल ने डेवलप किया है। ये बॉम्बे हाई एंड बेसिन टू फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टू वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब बॉम्बे हाई से मैं आपको दिखा दूं, ये आपका बॉम्बे हाई है और ये वो पाइपलाइन है, यहां से ये जो है गैस को ट्रांसफर करती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। तो ये जो है ये आपको पाइपलाइन के बारे में 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है, तो आपको ये डिटेल्स उसमें लिखनी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी को ऊपर से गिरा के टर्बाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस कर दी, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। यूज एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू ड्राइव हाइड्रो टर्बाइन, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम टर्बाइंस को घुमाते हैं। भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपोली हाइडल प्रोजेक्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्मल पावर, थर्मल पावर मतलब जब आप कोयला या पेट्रोलियम जला के या नेचुरल गैस जला के इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करते हो, धुआं प्रोड्यूस करते हो, धुएं की मदद से टर्बाइन घुमाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये नॉन रिन्यूएबल है। एनर्जी जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो डिफरेंसेस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो ये मैप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। जो लोकेशंस है ये आपको एक बार नोट कर लेनी है। हालांकि मैप वर्क मैं आपका करवा दूंगा, जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैप वर्क इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा यहाँ पर करवा दूंगा। आज की क्लास का फोकस हमारा मैप वर्क नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा आपका एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज वो भी कैसे कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल कौन से? सबसे पहले हमने पढ़ा कोल, फिर हमने पढ़ा पेट्रोलियम, फिर हमने पढ़ा नेचुरल गैस। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा आपका आज मंडे को, मंडे शाम 4 बजे।
तो आप अगर नए हो तो आप सबको पता है कि हमारा जो लेक्चर्स है वो हर मंडे, हर फ्राइडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे शाम 4 बजे आता है। आपको यहाँ पर क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। तो अगर आप बेहतर तरीके से सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, रटने का है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उसको आप एज इट इज़ पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाहर से जो है वो आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। हाँ, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, लेकिन जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।